We are going to cover the 15th chapter of India Yearbook in this video, that is food and supplies. सबसे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट करता क्या है? दिस डिपार्टमेंट मैनेजेस आवर फूड इकोनॉमी. जैसे आपने देखा होगा, फिनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ये मिलके इन्फ्लेशन और मनी सर्कुलेशन डिसाइड करते हैं अपनी कंट्री के अंदर. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो मनी खींच लेते हैं मार्केट से अंदर. कैसे? जैसे रेपो रेट इंक्रीज कर दिया ओपन मार्केट ऑपरेशन से, तो ये इन्फ्लेशन एक लेवल तक मैनेज करते हैं. उसी तरह ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट फूड की इन्फ्लेशन फूड ग्रेन्स के तहत ठीक करता है, मैनेज करता है, स्टेबल करता है. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो ये फूड ग्रेन्स रिलीज कर देता है एफसीआई के तहत अपने गोदाम्स के अंदर से. उसके अलावा ये फूड सिक्योरिटी डिफाइन करता है सिटीजन्स के लिए. एफसीआई के अंदर जो फूड ग्रेन्स होते हैं, या ये किसानों से एमएसपी के प्राइस पर फूड ग्रेन्स लेता है, उसको स्टोर करता है और पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस स्कीम्स के अंतर्गत. इसके बाद ये फूड ग्रेन्स, सुगर्स, एडिबल ऑयल्स, इन सब की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कंज्यूमर्स के पास में. कैसे? जैसे टीपीडीएस हो गया, पीडीएस हो गया, इनके तहत, और भी बहुत सारी स्कीम्स है, वो हम आगे करेंगे उनके तहत. इसके अलावा ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करता है. जैसे कि कौन सा फूड ग्रेन हमारे देश में कम चल रहा है उसको इंपोर्ट कर लिया जाता है, और कौन सा ज्यादा है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी ये सहायता करता है. और जैसे अब हम देखते हैं शुगर सेक्टर की पॉलिसीज कैसे ये डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट करता है. शुगर कमोडिटी 1955 के तहत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आती है. सीएससीपी इसका एमएसपी नहीं, शुगर केन का एफआरपी होता है, फेयर रीनमरेशन प्राइस. ये 2015 में इसका क्वेश्चन आया था. इसका प्राइस कौन अप्रूव करता है? तो यानी सीएससीपी इसका प्राइस रेकमेंड करती है, बट फाइनली अप्रूव करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर. लेकिन अब इस शुगर सेक्टर में गवर्नमेंट ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी अपनाती है. इसमें दो तरह के प्राइस होते हैं, एक है हमारा लेवी प्राइस और दूसरा है नॉन लेवी प्राइस. हम दूसरे सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा शुगर सेक्टर में ये बायो प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन, जैसे कि ये मोलेजिस, बैगेजिस, जो एनवायरमेंट में आते हैं मेनली, वो पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, प्लेसमेंट और ये सब. उसके बाद आता है हमारा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी मिनिस्ट्री एमएसपी डिसाइड करती है या उसको डिसाइड करने में सहायता करती है? नंबर 1 ऑप्शन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. दूसरी है इंडिपेंडेंट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है. और चौथा नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये एमएसपी डिसाइड करता है या डिसाइड करने में सहायता करता है हमारा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. सो आंसर होगा इसका 4th. अब आता है एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स. ये इन स्कीम्स के अंतर्गत ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट फूड ग्रेन्स एलोकेट करता है. बहुत सारी स्कीम्स है, वन बाय वन हम करेंगे. फिलहाल इनके नाम है अंत्योदय, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिड डे मील स्कीम्स, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन स्कीम्स, सबला, अन्नपूर्णा, ओपन स्ट्रीम. हम ये सब एक एक करके करते हैं. अंत्योदय अन्न योजना AAY ये 2000 में लॉन्च की गई थी. इसमें तो हम गरीब से गरीब लोगों को अनाज देते हैं. 35 किलो अनाज हम 1 महीने के लिए देते हैं, और 3 रुपए का चावल देते हैं और 2 रुपए का वीट देते हैं. इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब कॉस्ट बियर करती है, जैसे किसानों से एमएसपी के तहत फूड प्रोक्योर करना, उसको स्टोर करना, ये सब जो कॉस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की और रिटेलर का कमीशन, ये सब रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है. अब आता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है क्या? ये एक स्टेचुरी एक्ट है, ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था. इसमें हम जमाखोरी, कालाबाजारी, ये सब रोकते हैं.
कई बार आपने देखा होगा जैसे प्याज की कीमतें बढ़ती हैं, प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तो जो हमारे व्यापारी हैं काला बाजारी करते हैं, ये प्याज का स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है हाँ हम स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हम होर्डिंग्स पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट से बात क्यों करते हैं? क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करता है इन्फोर्सेबल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, इसीलिए वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं। सो दिस एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इन्फोर्सेबल बाय द यूटी एंड द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इसमें 1955 में इंप्लीमेंट करने के बाद काफी बार चेंज किया गया है। पहले इसमें 70 कमोडिटीज आई थी, अब रिड्यूस कर करके 7 कमोडिटीज आ गई हैं अब इसमें। अब आता है हमारा वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये तो हमारा आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। आईसीडीएस के अंतर्गत इसमें 6 साल से कम बच्चों के न्यूट्रिशन का प्रावधान है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। अब आता है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसको करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इनमें से कौन से वर्ड्स डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? Number 1 is midday meal schemes. Number 2 is integrated child development service. Number 3 is targeted public distribution system. Number 4 is priority household. इनमें से कौन से 4 explicitly mentioned है NFSA में? तो इसका आंसर है चारों के चारों। ये चारों के चारों explicitly mentioned है। आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पर फोकस कर रही है। वो किताबों के डीप में नहीं जा रही, बिल्कुल सिंपल नॉलेज पर फोकस करती है और ऐसी नॉलेज पर फोकस करती है जो पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है और जो डेली जो बंदे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा चारों के चारों। अब हमारा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है क्या? इसमें हम अनाज देते हैं, हम 75% रूरल पॉपुलेशन को, 50% अर्बन पॉपुलेशन को। सो टोटल पॉपुलेशन हम कवर करते हैं वो है 67%। इसमें हम 5 किलो अनाज देते हैं पर पर्सन एक महीने में। ये रेट इंपॉर्टेंट है, रेट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो 3 रुपए में हम राइस देते हैं, 2 रुपए में हम व्हीट देते हैं और 1 रुपए में हम देते हैं कोरस सीरियल्स। और इसके अलावा और भी हम प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी मील्स, न्यूट्रिशन वाली मील्स देने का प्रावधान है और उनको 6000 रुपए भी इसके अंतर्गत मिलेंगे। इसके अलावा बच्चे भी जो 14 साल से कम है वो भी हॉट रेडी मील्स जिसमें कि न्यूट्रिशन होगा वो घर जाके खा सकते हैं, ऐसे मील्स देने का प्रावधान है। और इसमें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स उसका भी प्रावधान है। यानी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अनाज इस स्कीम के तहत नहीं मिल पा रहा है। अब आगे आती है मिड डे मील स्कीम। ये तो काफी फेमस है, ये तो आपने सुनी होगी। ये 1995 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 1 to क्लास 8। तो इसके पर्पस क्या है? इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इससे होता क्या है? इंटरटाइमिंग बिटवीन द डिफरेंट कास्ट स्टूडेंट्स। सो कास्टिज्म को दूर करता है। रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, कम से कम खाने के लिए सही स्टूडेंट्स आएंगे तो सही डेली, तो इससे रिटेंशन होगा। मालन्यूट्रिशन दूर कर सकते हैं कैसे? जो खाना वहां पर बनता है उसमें प्रॉपर कैलोरीज, प्रोटीन्स एंड बाकी सब कुछ होता है, इसलिए मालन्यूट्रिशन दूर कर सकते हैं इससे। टू लेस एक्सटेंट वी कैन से दैट दिस स्कीम आल्सो प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन। लेकिन 1 या 2, यानी हर एक गांव में इसमें खाना बनता है, हर एक गांव में खाना बनता है तो एक या 2-3 वुमेन का इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इसके बाद आता है हमारी सबला स्कीम जिसका नाम राजीव गांधी स्कीम ऑफ एम्पावरमेंट एंड एडोलसेंट गर्ल्स है। इस स्कीम को करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या सबला स्कीम स्किल्स भी प्रोवाइड करती है? क्या यह सबला स्कीम 11 से 18 साल की एडोलसेंट लड़कियों के लिए है? तो बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों सही है। इसमें स्किल्स में कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है लेकिन ये दोनों सही है। तो देख लेते हैं सबला स्कीम करती क्या है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये 2 स्कीम को मिला के बनाई गई है। पहली स्कीम है न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स और दूसरी स्कीम है किशोरी शक्ति योजना। इसमें 11 से 18 एज तक की लड़कियों को न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस उनका ध्यान रखेंगे। और भी इस स्कीम में क्या है, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ हाइजीन और इंफॉर्मेशन गाइडेंस ऑन एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विसेज, इन सब बातों पर ध्यान देंगे। और इसमें 100 ग्राम अनाज दिया जाएगा 300 साल में 300 दिन तक।
इसके अलावा सबसे लास्ट इसमें स्किल्स, होम स्किल्स, लाइफ स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स, इन सब पे भी ध्यान देंगे। तो ये पोस्टर दिया गया है, इससे आपको याद रह जाएगा। राजीव गांधी की फोटो है, नीचे सबला है, फोटो से याद रह जाता है। अब आती है अन्नपूर्णा स्कीम। ये तो ओल्डर पर्सन के लिए है। इसमें 65 साल से ऊपर के वृद्ध पर्सन जिनको किसी कारणवश पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनको 10 किलो अनाज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। ये स्कीम बूढ़ों के लिए है, याद रखिएगा। अब आते हैं हमारी विलेज ग्रेन बैंक स्कीम। ये स्कीम में क्या है? ये स्कीम 1996-97 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें होता क्या है, जब कोई नेशनल कैलमिटी या फिर डिस्ट्रेस सिचुएशन आती है गांव में, तो उस समय में गरीब लोग अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको फूड अवेलेबल कराने के लिए उस सिचुएशन में गांव में ही कुछ ग्रेन बैंक बनाया जाए, उसके लिए है ये स्कीम। यह पहले ट्राइबल अफेयर के बाद आती थी और बाद में इसे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब यह स्कीम बंद कर दी गई है, तो शायद नहीं पूछेंगे। तो ओपन मार्केट सेल मैकेनिज्म, तो शुरू में हमने पढ़ा कैसे फूड इकोनॉमी मैनेज करता है ये डिपार्टमेंट। वैसे ही फूड इन्फ्लेशन को चेक करता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, अफोर्डेबिलिटी करता है, सब कुछ यही करता है। अब आता है वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे दिया गया है। क्या वेट एंड मेजर्स का जो डिपार्टमेंट है या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आती है? दूसरा ऑप्शन है, अगर यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है तो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? क्या ये फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सोचिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा बी। तो बी आंसर है इसका। अब आता है अगली स्कीम, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम। ये 2008 में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम है गोदाम्स बनाने के लिए, यानी एफसीआई जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करता है किसानों को, उनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर गोदाम्स नहीं है हमारे पास। आपने देखा होगा कितना अनाज सड़ जाता है, काफी न्यूज़पेपर्स में ये आता रहता है। तो ये स्कीम है पीपीपी के तहत। इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित कर रही है सरकार की, आप हमें गोदाम बना के दीजिए। फिर इसमें उनको गारंटी दी गई है कि 10 साल तक अगर आप हमारे बनाए गए स्टैंडर्ड्स पर गोदाम बना के देते हैं तो हम 10 साल तक आपका गोदाम रेंट पर लेंगे। यही है स्कीम। उसके अलावा हमारा आता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट्स। ये रिसीप्ट्स है क्या? आपने देखा होगा किसान एक्चुअली डिस्ट्रेस सेल करते क्यों हैं? क्योंकि किसान को लोन की जरूरत होती है, किसान के घर में शादी होती है, दहेज देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। कोई घर में बीमार पड़ गया तो किसानों के पास में इतने पैसे तो होते नहीं, उनके पास एक फसल ही होती है। तो किसान अगर मार्केट में दाम नहीं भी मिल पा रहा है तो उसको पैसों की जरूरत है, तो वो डिस्ट्रेस सेल कर देता है, यानी एमएसपी से नीचे के प्राइस पे भी कर देता है कई बार। तो ये रिसिप्ट्स क्या काम करेंगी? किसान जाएगा वेयर हाउस में और अपनी फसल को जमा करवाएगा और ये रिसिप्ट ले लेगा और बाद में ये इस रिसिप्ट के दम पर उसको लोन मिल सकता है। सबसे बड़ा फायदा उसको ये होगा, यानी उसने अभी अपनी फसल बेची नहीं है लेकिन उसको लोन मिल सकता है इस पे। इससे फायदा ये होगा, अब उसको डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी, उसको पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब फसल का सही रेट आएगा तभी वो उस फसल को बेचेगा। इसका फायदा ये, तो इसको सबको इसका फायदा होगा, कंज्यूमर्स को, किसानों को, सरकार को, सबको इसका फायदा होगा। अभी वेयर हाउस रजिस्टर होंगे कहाँ? ये होंगे WDRA में। वही एक अथॉरिटी है जो वेयर हाउसेस को रिसिप्ट देने की शक्ति प्रदान करेगी। तो बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक 123 एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं जिनके तहत हम ये कर सकते हैं। अब अगला आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या सिर्फ गुड्स आर दोज विच आर मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू कंज्यूमर्स थ्रू रिटेलर्स ओनली? यानी क्या इसमें वो गुड्स शामिल है जो रिटेलर्स के थ्रू बेचे या जाते हैं? और दूसरा ऑप्शन है इसमें, क्या यह एक्ट अप्लाई होता है प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, तीनों पर? देखते हैं, आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये सिर्फ रिटेलर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये होलसेलर पर भी एप्लीकेबल होता है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट हाँ ये सही है, इसमें प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव सभी पर ही एप्लीकेबल होता है, तो इसका आंसर होगा बी।
तो हाँ, इसका बी आंसर है। अब आता है नेक्स्ट, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। 1986 में इसे बनाया गया था, तो ये स्टैच्यूटरी एक्ट है, पार्लियामेंट द्वारा इसे पास किया गया था। 1997 में इसके तहत अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई, उसी मिनिस्ट्री को हम अभी पढ़ रहे हैं। 92 में एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी बनाया गया, इनको कंज्यूमर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब ये उस फंड में पैसा आता कहाँ था? उसके लिए सरकार ने सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट है 1944, इसको अमेंड किया गया था। इसमें मैन्युफैक्चरर्स का पैसा जो बच गया, यानी वो ले नहीं रहे हैं किसी कारणवश, वो भूल गए हैं या फिर कुछ जो भी है, उसके तहत जो बचा हुआ पैसा है उसको कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। तो अब ये इसमें कंज्यूमर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी प्रावधान है। तो इसमें हायरार्की है, 3 तरह की कोर्ट्स इसमें होंगी। फर्स्ट होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी 20 लाख के जो नीचे के मुकदमे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैंडल किए जाएंगे, और उससे ज्यादा यानी 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो मुकदमे हैं वो स्टेट लेवल पर हैंडल किए जाएंगे, और उससे भी ज्यादा हमारे जो मुकदमे हैं वो नेशनल लेवल पर हैंडल किए जाएंगे। और जो ध्यान देने वाली बात है, नेशनल लेवल पर जो होगा चीफ होगा, वो उसका रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होगा। चीफ जस्टिस नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज से काम चलेगा। अब एक और क्वेश्चन है, क्या नेशनल कंज्यूमर फोरम यानी ग्रीवेंस एड्रेसल अथॉरिटी जो है, तो क्या वो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी है? और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, फॉर फाइलिंग द एप्रोप्रिएट कंप्लेंट transaction must be with the consensus of seller, resale transaction is not allowed in the complaint। तो पहला ऑप्शन हमारा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है, इसके बाद भी अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। दूसरा ऑप्शन ये पूछ रहा है, क्या वही कंप्लेंट मान्य होगी जो सामान हमने रिटेलर या बेचने वाले की सहमति से खरीदा है, यानी उसको पता होना चाहिए कि आपसे सामान खरीदा गया है। इसका मेन एसेंस ये निकलता है कि सेकंड हैंड जो सामान है वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल पे मोबाइल बेचे जा रहे हैं 2 3 4 5 बेचने के बाद में फिर आप जाते हैं उस मेन बेचने वाले नोकिया के सेंटर में या फिर सैमसंग के सेंटर में कि यार आप देखिए आपने सामान बेचा था, ये आपका सही नहीं निकला है। वही बंदा जा सकता है। अब बात आती है आगे कंज्यूमर अवेयरनेस की, जागो ग्राहक जागो। इसके तहत सरकार बहुत कैंपेन चला रही है। प्री का क्वेश्चन तो नहीं बनता है इसमें, आपने देखा होगा वो ऐड आती रहती है 2 दिन में बाल उगाने की, तेल की, ये सारी स्कीम जो इसी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड अभी हमने कर लिया 1940 एक्ट को अमेंड करके 1991 में, जो मैन्युफैक्चरर्स के पैसे बच गए थे उसको यूज किया जाएगा कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए। अब और इसमें बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब आगे है नेशनल टेंट हाउस। नेशनल टेंट हाउस तो एक लेबोरेटरी है, ये इंजीनियरिंग गुड्स और बाकी चीजों की क्वालिटी डिफाइन करती है। और भी चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एबेटियर्स, कसाई खाना का मॉडर्नाइज करना, नेशनल मिशन ऑफ ऑन फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सब चीजें हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बस ये याद रखिएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सो 3 इज द आंसर, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। ये एक्चुअली ये अभी तो हम इस मिनिस्ट्री को पढ़ रहे हैं जब हमें याद है, लेकिन बाद में जब बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तब हमें पता नहीं लगता, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सी मारू डी मारू, इसलिए याद रखिएगा। अब मेगा फूड पार्क्स, ये ऑलमोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले क्या मेगा फूड पार्क, हमारा पहला ऑप्शन है, क्या मेगा फूड पार्क फूड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए? क्या ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, हब एंड स्पोक मॉडल के बेस पर? तीसरा ऑप्शन है, क्या ये पेरिसेबल आइटम्स को प्रोसेस करेगा और उनके वेस्ट को रिड्यूस करेगा? तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं कैसे। इस डायग्राम के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेगा फूड पार्क एक्चुअली है क्या। इसमें सबसे पहले देखिएगा इंडिविजुअल फार्मर्स हैं ऊपर, इंडिविजुअल फार्मर हो या फिर फार्मर ग्रुप हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो। अब इसमें सबसे पहले हमारे हैं कलेक्शन सेंटर्स। ये कलेक्शन सेंटर्स
एग्रीगेट करेंगे किसानों की फसल। यहां कोई एज ए मेजर प्रोसेसिंग नहीं होगी। इन सब कलेक्शन सेंटर से आगे प्रोड्यूस लाई जाएगी प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पर। सो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है, यहां पर माइनर प्रोसेसिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पेरिशेबल आइटम्स है उनकी जूसिंग कर लेना, पल्पिंग कर देना, तो उनको माइनर उनकी प्रोसेसिंग यहां पर की जा सकती है। तो उसके बाद हमारे ये सभी प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से प्रोड्यूस लाई जाती है मेगा फूड पार्क पर। यहां पे सरकार 50 एकड़ एक फूड मेगा पार्क के अंतर्गत जमीन प्रोवाइड की जाती है, 50 एकड़। तो सरकार प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, ये सब चीजें, और इसके अलावा जो कसाई खाना हो गया और कोल्ड स्टोरेज होगी, ये सब फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करती है। तो ये मेगा फूड पार्क एक्चुअली है एक प्लेटफॉर्म सबके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, और जो बिजनेसमैन है उनके लिए। तो यहां से आगे जाता है, वैल्यू ऐड हो गए, एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकता है, डोमेस्टिक सेल के लिए जा सकता है। तो इसीलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही थे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे? बैकवर्ड यानी किसानों से आ रहा है, फॉरवर्ड यानी एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है। पेरिशेबल आइटम्स के लिए कोल्ड स्टोरेज है, और तीसरा यानी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। ये देखिए कैसे वेरियस कलेक्शन सेंटर से पीपीसी में आ रहा है और फिर फाइनली मेगा फूड पार्क में आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइनली एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? क्या ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन के अंतर्गत जारी की जाती है? दूसरा ऑप्शन है, इंडिया ने टॉप किया है हंगर लिस्ट में, यानी एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ हंगर पर्सन्स आर मैक्सिमम इन द इंडिया। थर्ड इज, हैव वी फेल्ड आवर क्या हमने एमडीजी के तहत हमारे जो टारगेट था हंगर को रिड्यूस करने का, क्या हम उसमें फेल हो गए हैं? तो इसका आंसर तीनों सही हैं। यानी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है वो एफएओ के द्वारा जारी की जाती है, और इंडिया में सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर ऑफ हंगर पर्सन्स हैं। और यस, वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल रिलेटेड टू हंगर इन द एमडीजी। बस इतना ही है इस चैप्टर में। आगे एक नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।